वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस असेसमेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास। जय हिंद दोस्तों, मेजर गर्ल्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चलिए अपने डिफेंस को सपने को साकार करने के लिए एक मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे बेटा पहला प्रश्न दिया हुआ है 2.56 × 10⁻10 मीटर के परिमाण की कोटि क्या। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2.56 × 10⁻10 मीटर। तो देखिए इसमें 10⁻10 ही हमारा ऑर्डर होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है। यदि किसी कण द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो उसके विस्थापन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। यदि दूरी 0 है तो 101% उसका विस्थापन भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो तो चला ही नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, वो अवश्य 0 होगा, ए पार्ट होगा। एक ठोस गोला किसी क्षैतिज तल पर ऊपर की ओर लुढ़काया जाता है और फिर छोड़ देने पर नीचे की ओर लुढ़कता है। तो दोनों स्थितियों में बेटा घर्षण बल हमेशा याद रखिएगा ऊपर की ओर कार्य करता है। इसका आंसर बी पार्ट होगा। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? कि वहां वनस्पतियां नहीं है, कि वहां पर पृथ्वी बहुत दूर है, इस वजह से कि वो ग्रह नहीं है, कि उसका पलायन वेग बहुत कम होता है। मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज देयर इज नो वेजिटेशन ऑन इट, इट इज अ फार अवे फ्रॉम अर्थ, इट इज नॉट अ प्लैनेट, द एस्केप वेलोसिटी ऑन इट इज अ स्मॉल। तो इसका सही आंसर है बेटा उसका पलायन वेग बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे जितने भी कण होते हैं अगर पलायन वेग बहुत कम है तो वहाँ से पलायन कर जाते हैं, मतलब एस्केप हो जाते हैं। इस रीजन से वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, लास्ट पार्ट आ जाएगा। किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब में एकाएक गिरावट का संकेत क्या देता है। आंधी आने वाली है, कि बरसात होती है, कि साफ मौसम हो रहा है, कि ठंडी हवाओं के कारण ऐसा होता है। सडन फॉल ऑफ प्रेशर एट अ प्लेस इंसिडेंट, स्टॉर्म, रेन, फेयर वेदर, कोल्ड वेव। तो अगर एकाएक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, सडनली फॉल हो जाता है, तो इसका कारण सिर्फ एक ही वजह से होता है कि आंधी आने वाली, मतलब स्टॉर्म होने वाला है। ठीक है। तो धन्यवाद बेटा, मैं आशा करता हूँ कि ये पेपर आपको लिए बहुत लाभदायी होगा। धन्यवाद। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस असेसमेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का मेजर गर्ल्स क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय मौर्य आपके लिए लेके आया हूँ अर्थमेटिक का मॉडल पेपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में अर्थमेटिक का रोल केवल सिर्फ और सिर्फ लगभग 5 क्वेश्चंस का होता है। तो आज हम लोग उसी 5 क्वेश्चन का इस पे डिस्कस करेंगे एज ए मॉडल पेपर, जिसका प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक एग्जाम्पल जो आपका मॉडल पेपर में है वो आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आइए चलते हैं हम लोग मॉडल पेपर की तरफ। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ज़रा आप देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द, क्या पूछा है क्वेश्चन, ज़रा देखिए आपके सामने क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है, तो इसको अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट में देखिए ये 2 + 2 + 2 8 हो गया, 8 2 जा आपका हो गया, ये 64 हो गया,
यहाँ देखिए ये 6 हो गया, आपका कितना हो गया, ये 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 2 जो 4, 4 का होल स्क्वायर ये 16 हो गया, और आपका जानते हैं 64 होता है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या आपकी है 16, यानी ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। यदि 6 कलमों का क्रय मूल्य 4 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। यानी देखो 6 पेन्स का आपसे सीपी पूछ रहा बराबर है, यानी 6 पेन की जो सीपी है वो क्या है 4 पेन के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर आप लोग हम सीपी अपान अगर हम लोग एसपी लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा 2/3। इसका मतलब आप समझ रहे हैं अगर उसकी पेन की कास्ट 2 यूनिट है तो एसपी क्या हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट जो आपको मिलती है, प्रॉफिट आपको मिलता है 1 यूनिट का। तो अब आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आप प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100 लिखते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट आपका 1 है, सीपी आपकी 2 है, इंटू 100 कर दिया आपने, परसेंट का साइन लगा दिया, ये क्या हो गया 50% आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कमी होगी। ये आपका क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, अगर वृत्त की त्रिज्या को क्या कर रहा है कि 50% कम कर दी जाए। आप समझना 50% कम का मतलब आधी कर दिया जाए तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिएगा। इसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है x + y + xy/100 आप लिखते हैं। याद रखिएगा यहाँ कमी को हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी ये -50% लिखेंगे, ये भी -50% लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखोगे क्या हो जाएगा देखिए, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये -50 इंटू -50/100 आपका हो जाएगा। यहाँ से -100 हुआ, ये +25 हो गया, यानी -75 हो गया। -75 का मतलब माइनस साइन का मतलब कमी, कमी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 75% आपकी कमी हो जाएगी। इस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा आप लोग ध्यान से पढ़िए। यदि अमर और बालकिशन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बालकिशन और चंद्रा 15 दिन में करते हैं, अमर और चंद्रा 12 दिन में करते हैं, तो आपसे पूछा गया है बालकिशन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ से जरा देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक बेसिक तरीका यूज करते हैं। ये देखिए आपका क्या है, यहाँ पर है अमर और बालकृष्णा, अमर और बालकृष्णा हो गए, यहाँ पर बालकृष्णा और चंद्रा हो गए, और यहाँ पर चंद्रा और क्या हो गए, यहाँ पर चंद्रा के साथ साथ अमर हो गए। ये हो गए, क्या होता है, ये इसको 10 दिन में करता है, ठीक है, ये इसको 15 दिन में करता है, जबकि ये 12 दिन में करता है। अगर मेरा क्वेश्चन है कि तीनों उस काम को मिल करके कितने दिनों में करेंगे, हम इसकी बात करते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, 10, 12, 15 का एलसीएम लेते हैं। किसका लेते हैं, 10, 12 और 15, इसका हम लोग लेते हैं एलसीएम। ये आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा आपका 60। क्या मिल जाएगा 60, तो ये आपका हो गया 60। ठीक है, इसको 60 को 10 से डिवाइड करेंगे आपको 6 मिलेगा, और 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। अब यूँ समझिएगा 6, 4, 10, 5, 15 हो गया। ज़रा सोचिए 2 A + B + C ये हैं, जब दोनों लोग यानी A + B + C मिल करके एक काम को करते हैं, यानी 10, 4 और कितना होगा बेटा 15 यूनिट वर्क एक दिन में करते हैं। 2 गुना क्या हो गया, ये लोग 15 यूनिट वर्क करते हैं, कितना बेटा एक दिन में करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं
ये दोनों लोग यानी a प्लस बी प्लस सी के 2 गुना की बात करते हैं तो 1 यूनिट काम करने में इनको क्या लगे कि 1/15। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब आप इस बात को समझिएगा, क्या कर रहे हैं कि ए और बी और सी यानी 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर इनकी मैं बात करता 60 यूनिट के काम की, तो 60 यूनिट का काम करने के लिए ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, ए बी सी तीनों केवल हों, यहाँ पर 2 टाइम्स है यानी 2 दिन, एक का क्या है बेटा, 2 गुना है। इसका मतलब है अगर हम लोग यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 यानी 8 दिन में काम होगा। 8 दिन में ये तीनों लोग मिल करके उस काम को फिनिश करेंगे। जब 8 दिन में तीनों लोग मिल करके उस काम को फिनिश करेंगे, अब आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ऐसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। यानी मीन्स क्या हो गया, जब तीनों लोग मिल करके इस काम को क्या करते हैं, तीनों लोग मीन्स बेटा a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों लोग मिल करके इसको 8 दिन में करते हैं। और आपसे पूछा किसको गया है, आपसे पूछा गया है बालकिशन उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम अमर और चंद्रा के काम को इसमें से माइनस करें, अमर और चंद्रा उस काम को करते हैं 12 दिन में, इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमको मिला 24 को 8 से डिवाइड किए 3 आ गया बेटा, 24 को 12 से डिवाइड किए तो क्या हो गया, 2 आ गया। 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 काम हो गया। 1 काम जो है बालकिशन करता है, 1 दिन में 1 काम बालकिशन करते हैं। कितना बेटा बालकिशन करते हैं 1 दिन में, तो सीधी सी बात है अगर 24 काम करना है तो बालकिशन को लगेगा कितना, 24 दिन यानी 24 डेज लग जाएंगे। इस टाइप से आइए हम आपका आंसर देखते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका डी इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ये आपका एवरेज से दिख रहा है। किससे दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका एवरेज से दिख रहा है। चलिए हम इस एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आपको मिलता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, एक कक्षा है कि औसत आयु 16 वर्ष है। जब 4 लड़के जिनकी औसत आयु 13 वर्ष 4 महीने की थी कक्षा में शामिल कर लिए गए तो औसत आयु 15 वर्ष 7 महीने हो गया। तो नए लड़के के प्रवेश के पश्चात कक्षा में कुल कितने लड़के थे हो जाएंगी, आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर हम मान लेते कुल बच्चों की संख्या को अगर हम n मान लेते, क्या मान लेते, पहले प्रवेश से पहले की संख्या अगर हम n मान लेते, ठीक है, तो n में जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16n उनका क्या आ जाएगा, ये टोटल एज का सम आ जाएगा। और 4 लड़के और इसमें आ रहे हैं जिनकी औसत आयु दिया है बेटा कितना, 13.5 दिया है। 13.5 का मतलब इन 4 बच्चों की बात करते, 13 चौको 52 2 54 यानी 54 ईयर आ गया। ये किसका आ गया, चारों लड़के और आगे जो इसमें जुड़ते हैं। अब बात क्या हो रही, इसके बाद उन चारों बच्चों के जुड़ने के बाद जो औसत आयु होती है बेटा वो 15 वर्ष 7 महीने हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर देख रहे हैं पहले n बच्चों का टोटल एज जब आपने किया तो 16n हो गया। 4 लड़के और जुड़े जिनका एज हो गया कितना, 54 हो गया। टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, n+4 हो गई। अब जो औसत निकल के आता है वो कितना आता है, 15 वर्ष 7 महीने। आप यानी महीने को आपने वर्ष में कन्वर्ट कर दिया तो 7/12 आ गई बेटा। यहाँ से बात आप समझ रहे होंगे। अब इसको सीधे देखो, 16n + 54 = n से इसमें मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो पहले n से जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 15n + 7/12 n आ गया, ठीक। अब 4 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 60 हो जाएगा प्लस 4 3 जा 12 यानी बेटा क्या होगा, 7/12 × 3 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। अब आइए इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं। इसको अगर इस साइड ले आएंगे, देखो 15n में बेटा 16n में 15n माइनस करो सीधे सीधे n बचेगा।
इसको इधर लाएंगे तो -7 बाई बेटा 12n हो गया। अब देखो बेटा ये तो राइट साइड, ये 60 है, 60 में इसको राइट साइड ले चलोगे तो -54 हो जाएगा। -54 होने का मतलब क्या मिल जाएगा आपका 6 मिल जाएगा। और इधर जब आप बात करो बेटा 3 4 जा हो गया, ये क्या हो गया बेटा, यहाँ जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगी 3 4 जा हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब 3 4 जा होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा हो जाएगा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 7/3 आ गया। कितना आ गया 7/3 आ गया। अब यहाँ से देखो बेटा 12n - 7n करेंगे तो 5n/12 मिल गया। और यहाँ से बेटा 6 का 18 2 20 5 25 बटा बेटा कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ से बेटा अब n की वैल्यू आप जब निकाल दोगे तो 25 × 12 हो जाएगा बेटा, अपान क्या हो गया 5 × 3 आ गया। 3 चौक 12 हो गया बेटा, 5 5 25 हो गया। n की वैल्यू आ गई 20। ये जो n की वैल्यू 20 आई बेटा, ये तब का मान आया, बच्चों की संख्या तब की है जब 4 बच्चे उसमें जुड़े नहीं थे। लेकिन अब जुड़ने के पश्चात पूछा गया है, तो जुड़ने के पश्चात का मतलब है 20 पहले थे, 4 और जुड़ गए, कुल बच्चे हो गए 24। ये है आपका ऑप्शन ए इज राइट हो गया। ठीक बेटा, बस आज के मॉडल पेपर में इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट पेपर तक, तब तक के लिए जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। वेलकम टू एमकेसी ऑनलाइन क्लासेस। तो आइए हम आपके पेपर आर्मी नर्सिंग के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशन बताएं, जीके के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, कि कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके आने की संभावना भी रहती है और साथ ही साथ यह भी संभावना बनी रहती है कि ऐसे ही क्वेश्चन का नेचर होगा। तो आइए हम उस पर चर्चा करें और देखें कि इसमें कितना डेप्थ भी है और कितना इजी गोइंग में यह हो जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, और यह चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे, यानी श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। यानी चैतन्य महाप्रभु वाज एसोसिएटेड विथ विच सेक्ट, श्री संप्रदाय, वहीं आपकी ये सब दिया हुआ है, यानी जो सेम ऑप्शन है दोनों में। तो श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, तो आपको विशेष रूप से श्री संप्रदाय से रिलेटेड आपको जो माने जाते हैं वह विशेष रूप से हम श्री राम से रिलेटेड और ये रामानुजाचार्य से रिलेटेड माना जाता है। वारकरी संप्रदाय विशेष रूप से महाराष्ट्र के ये संत, इसमें नामदेव वगैरह का नाम जुड़ता है। और गौड़ीय संप्रदाय ये चैतन्य महाप्रभु इससे रिलेटेड थे और बंगाल में इसे, उड़ीसा में इसे बहुत ही लोकप्रिय बनाया। और साथ ही साथ इन्होंने जो एक और सिद्धांत दिया गौड़ीय संप्रदाय से रिलेटेड, जो सिद्धांत इनका था वह था अचिंत्य भेदाभेदवाद। जो इनके संप्रदाय से या इनका फिलोसफिकल थिंकिंग थी और इन्हों अचिंत्य भेदाभेदवाद के बारे में बताया। और चैतन्य महाप्रभु ने भारत में सर्वप्रथम कीर्तन की शुरुआत की, जो ये श्री कृष्ण को अपना प्रेमी मानते थे और एक तरह से इस, यानी लेडीज के बेस में, राधा के बेस में, ये उनसे मिलने के लिए हमेशा तन्मयता दिखाई देते थे। तो इस तरह से हमेशा ये दिखाई पड़ते थे और ये श्री कृष्ण के, यानी आप कह सकते हो कि कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख संतों में से एक संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, यानी आप द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस एट रायगढ़, बिलासपुर, सतारा, कोल्हापुर। तो इन्होंने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया था, यानी शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया और 1674 को जून में अपना कोरोनेशन कराया। और कोरोनेशन कराने के लिए आपको गंगा भट्ट को ये चूज किया, जो बनारस के ये पुरोहित थे और जाकर के महाराष्ट्र में बस गए थे। और इसी कोरोनेशन के अवसर पर इन्होंने बहुत सारे आपको ब्राह्मणों की, गाय की रक्षा करने का व्रत भी लिया और साथ ही साथ ये यहाँ पर अपनी नया कैलेंडर भी जारी किया, साथ ही साथ हुण नामक सिक्के भी जारी किए। तो ये सब नया काम इन्होंने किया और एक तरह से अपने आप को सिसोदिया वंश से रिलेटेड माना, क्षत्रिय माना। तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं, यानी आपको हु इज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव और कालिदास। तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो आप जानते ही हो, बहुत बड़े आपको विद्वान माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास करने वाले गोरा से लेकर ये गीतांजलि, आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट बुक इनकी मानी जाती है। ये जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार हैं और कालिदास तो संस्कृत की में अगर भारत के शेक्सपियर कहा जाए तो ये कहे जाते हैं। ये दयानंद सरस्वती ने 1874 में किताब लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और इसमें बहुत सारी बातों को उल्लेखित किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि आर्य तिब्बत के निवासी थे और इसी पुस्तक को आधार बना करके 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और साथ ही साथ दयानंद सरस्वती ने गो बैक टू वेदास, यानी आपको कहा था, यानी वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन है 4th नंबर, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, यानी हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जॉर्ज यूल, एओयो ह्यूम, सेलिसबरी और वेडरबर्न। तो इसमें 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन करने की बात थी, बट 1887 में जब मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी समय से जो उसमें लोकल इशू को रखा गया था, उस लोकल इशू के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच संबंध बिगड़ने लगे थे, जिसके कारण ये कोशिश की गई कि इलाहाबाद में इनको आपको ये सेशन ना होने दिया जाए। और साथ ही साथ ये आपको राजा सितारे हिंद बनारस के थे और साथ ही साथ ये सर सैयद अहमद खां, इन दोनों ने भी कोशिश की कि यहाँ पर इलाहाबाद का, यानी इलाहाबाद में कांग्रेस का सेशन न हो, कारण कि इन दोनों का क्षेत्र एरिया यही था। इसलिए किसी तरह से आपको दरभंगा कॉलोनी में राजा दरभंगा ने इसको खरीद करके कांग्रेस को दे दिया और यहाँ पर ये कांग्रेस का सेशन हुआ। और इसमें चूंकि मनमुटाव अब बढ़ गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट और साथ ही साथ आपको कांग्रेस के बीच, इसलिए इसमें बीच का रास्ता निकाला गया और एक अंग्रेज जॉर्ज यूल को इस कांग्रेस सेशन का अध्यक्ष बनाया गया। तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, ये हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ एस्टेट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। उसमें बलराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीडी जत्ती। तो देखो, अब इसको बात को समझना ये भी जरूरी है कि राज्यसभा जो होती है
वह आपको ये हाउस ऑफ यानी अपर हाउस होती है और साथ ही साथ हाउस ऑफ स्टेट्स भी होती है। तो इसमें जो विशेष रूप से आर्टिकल 65 कहता है कि जब आपको ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर, तब वह आपको राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो भारत के प्रथम ये वाइस प्रेसिडेंट या उपराज्यपाल जो थे वह थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसके सभापति हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब क्वेश्चन है 6 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का गठन करता है। ये फाइनेंशियल या प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और डी है संसद। इसमें द फाइनेंस कमीशन मेंशन अंडर आर्टिकल 280 इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट। तो इस तरह की जब बात आती है तो इसमें जानना जरूरी है कि आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात होती है और फाइनेंस कमीशन में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य मेंबर होते हैं। और ये स्टेट और सेंटर के बीच में जो आपको वित्त का, फाइनेंस का बंटवारा है, किस रेशियो में होगा, किस तरह से दोनों के बीच में एक आपको आपको संघीय राजस्व यानी कह सकते हैं कि एक अच्छा संबंध या कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए आपको इसमें प्रावधान किया गया है। और उसी के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रेसिडेंट ये वित्त आयोग का गठन करता है और उसके अधिकारियों की भी ये नियुक्ति करता है। तो ये आपका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सौर प्रणाली की खोज किसने की? 7th क्वेश्चन, यानी हु हैड डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम। ये आपका विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है गैलीलियो, जेल बेयर्ड, कोपरनिकस और केपलर। तो आप भी जानते हो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, जेल बेयर्ड ने आपको ये टेलीविज़न की खोज की थी, और केपलर और कोपरनिकस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट माने जाते थे। और कोपरनिकस ने ही सर्वप्रथम 16वीं सेंचुरी में यह बताने का प्रयास किया कि जो पहले जियोसेंट्रिक आपका सिद्धांत चलता था कि ब्रह्मांड के केंद्र में ये पृथ्वी है, और टॉलमी ने इस सिद्धांत को दिया था। और वहाँ के विशेष रूप से पोप ने भी यूरोप के मान लिया था कि हाँ ये जो सिद्धांत है यही सही है और पूरे कॉस्मोस के सेंटर में अर्थ ही है। लेकिन कोपरनिकस ने, बेल्जियम का यह बंदा, इसने पहली बार बताया कि नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में ये आपको अर्थ नहीं है बल्कि ये सन है। और यह आपको इसी से इसको सौर प्रणाली का कि ये जनक यानी खोज के जनक भी माना जाता है कि इसी बंदे ने सौर प्रणाली की खोज की थी। तो आपको कोपरनिकस ने इस सिद्धांत की खोज की थी यानी सोलर सिस्टम की खोज की थी। 8 क्वेश्चन, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम कौन था? मैगलन, अमेरिगो वेस्पुची, पियरी एमंडसन। मैगलन आप जानते भी होंगे कि पूरे समुद्री जल मार्ग से पूरे विश्व को यानी चक्कर लगाने वाला बंदा मैगलन था पहली बार। अमेरिकी वेस्पुची यह भी इटली का निवासी था, कोलंबस की भांति, और यह भी अमेरिका की खोज में इसकी भी एक प्रमुख भूमिका मानी जाती है। पियरी नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले सबसे आपको प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, और एमंडसन जो साउथ पोल पर पहुंचे थे वह थे आपको एमंडसन। तो इसमें आपका आंसर जो होगा एमंडसन
इस साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे। 9th में देखो, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी माना जाता है, यानी ग्रेट साल्ट लेक में, मृत सागर में, प्रशांत महासागर में, वान झील में। द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन ग्रेट साल्ट लेक, डेड सी, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। तो अगर हम देखें तो विश्व में टर्की में स्थित सबसे महत्वपूर्ण आपको झील, अगर लवणता के हिसाब से, आपको सैलिनिटी के हिसाब से देखा जाए तो वान झील, वान लेक का की सैलिनिटी आपको 330% तक है। और साथ ही साथ ये टर्की में है, तो टर्की में स्थित होने के कारण और साथ ही साथ इसकी सैलिनिटी होने के कारण, टर्की में स्थित क्या सैलिनिटी होने के कारण टॉप मोस्ट यानी टॉप पोस्ट पर यह झील मानी जाती है और इसकी सैलिनिटी सर्वाधिक है। तो आपका आंसर होगा ये वान लेक। इंग्लिश में विकल्प ये गलत है और ये यहाँ पर वान लेक होगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा, ताप्ती, चंबल, कृष्णा। गांधी सागर, जवाहर सागर एंड राणा प्रताप सागर डैम्स आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर? नर्मदा, ताप्ती, चंबल एंड कृष्णा। तो ये सब के सब गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप, ये आपको गांधी सागर तो आप मध्य प्रदेश के पार्ट में, ये जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर दोनों राजस्थान में सिचुएटेड है और ये गांधी सागर जो आपको मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। लेकिन तीनों ये डैम जो बनाए गए हैं, ये तीनों डैम चंबल नदी पर सिचुएटेड है, यानी चंबल नदी पर बनाए गए हैं। तो ये आपका आंसर इसका होगा चंबल नदी। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग आर्मी नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बेटा डील करने वाले हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ज़्यादातर आने की संभावना बनती है, ठीक। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए बेटा अपने क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे पास केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर है जो कि आर्मी नर्सिंग या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग ये घूम घुमा कर बेटा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक। क्वेश्चन की वैल्यू भले ही चेंज कर देगा लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट कभी वो चेंज नहीं करता है। इस वजह से ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है बेटा कि इन एन एटम, मतलब एक एटम है हैविंग एटॉमिक नंबर इज 23। मतलब कहने का मतलब बेटा यहां पर है कि हमारे पास कोई एटम है। तो बेटा देखिए, जैसे मान लो हमारे पास कोई एटम है और इस एटम का बेटा कह रहा है कि परमाणु क्रमांक कितना है, 23, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना दे रहा है, 23, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वैलेंस सेल और आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा हमें बताना है। तो आप जानते हो कि वैलेंस सेल क्या होती है, आपको पता होगा कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल को बेटा हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल
और उसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन को डियर हम लोग बोला करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या आप हिंदी में समझना चाहे तो आप समझे कि किसी परमाणु का जो सबसे बाहरी बेटा कोष होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजक कोष, और उसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन को बेटा हम लोग बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको लिखना पड़ेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले आप लिखेंगे 1s2, आप जानते हो। उसके बाद बेटा हम लोग बोलेंगे 2s2, देन 2p6। मतलब बेटा यहाँ तक 10 तक इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का वितरण हो चुका है। ठीक, उसके बाद बेटा 2 के बाद आ गया 3, तो अगला लिखेंगे आप 3s2, उसके बाद बेटा लिखेंगे 3p6। ठीक है, उसके बाद आएगा 4s2 और देन 3d। बेटा देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 8 6 2 2 4 2 6, टोटल 10 हो गया बेटा। 10 2 12 6 18 2 20, बकाया 3 इलेक्ट्रॉन बेटा आपके कहाँ जाएंगे, डी में। ठीक, तो अब आप देखिए कि इस एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल में सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, तो आप जानते हो कि जो नंबर सबसे ज्यादा होता है बेटा वही उसका वैलेंस सेल बताता है, वैलेंस सेल डिसाइड करता है। मींस यहां पर बेटा जो वैलेंस सेल निकल के आएगा, यहां पर जो वैलेंस सेल निकल के आएगा उसकी वैल्यू बेटा होगी 4। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में, और संयोजक इलेक्ट्रॉन बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो आप देखिए बेटा कि वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो कितना होगा, 2। हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है 4 × 4 3 3 4 4 2, बिल्कुल बेटा आपका वो वैलेंस सेल 4 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। दैट मीन्स राइट आंसर इज 4,2। ओके, चलिए आइए बेटा हम लोग बात करते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ओके चलो भाई, तो बेटा हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बेटा पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में पूछा है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम विद इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में रासायनिक आबंधन में 3 प्रकार के बेटा बंध पढ़ते हैं, आयनिक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टोटल 3 टाइप के बॉन्ड होता है। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो बेटा इस वजह से इस टाइप के बना जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट में बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं। लेकिन ये आप बात याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट में जो इलेक्ट्रॉन की बेटा शेयरिंग होती है वो अनइक्वल साइड होती है, बट कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बेटा वो इक्वल साइड होती है। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम विद इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जब शेयरिंग की बात कहेगा तो आप 2 आंसर बता सकते हो, कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट। लेकिन जब बेटा इक्वल शेयरिंग की बात कर रहा है तो इक्वल शेयरिंग किसमें आप जानते हो, दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी बेटा इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बट अनइक्वल साइड होता है, किसी एक तरफ से दूसरे तरफ की जाता है। तो यहां पर बेटा जो आपका राइट आंसर होगा दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सामने दिया गया है, चलो तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है, देख सकते हैं आप, हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है N2+3H2 एरो 2NH3। ओके, अब हमसे पूछ रहा है बताइए इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, बोले तो ऑक्सीकारक कौन होगा। तो हमारे बच्चे जानते हैं कि ऑक्सीकारक बेटा वही होता है जिसका होता है रिडक्शन, इसका होता है रिडक्शन। ठीक, रिडक्शन बोले तो अपचयन। तो ऐसा मेंबर जिसका रिडक्शन होता है वो बेटा खुद कहलाता है ऑक्सीकारक की तरह। तो आइए हम लोग देखते हैं, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा पढ़े होंगे कि एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 होता है। एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 हुआ करता है। ठीक,
यहाँ पर बेटा आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है तो बेटा टोटल चार्ज 3 होंगे। इक्वल एंड अपोजिट बगल वाले पर मतलब नाइट्रोजन में बेटा कितना होगा, -3 होगा। तो यहाँ देखिए 0 से ये -3 जा रहा है, बोले तो पॉजिटिव चार्ज बेटा जो होता है कम हो रहा है, और कम होने वाले को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन आप देख सकते हो 0 से +1 जा रहा है, मतलब बेटा इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोला करते हैं। क्लियर हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस मेंबर का होता है रिडक्शन वो खुद कहलाता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोले तो ऑक्सीकारक। तो यहां पर आपका बेटा जो राइट आंसर होगा दैट इज N2। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोग बात करेंगे डियर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन है बेटा KMnO4। देखिए हमारे पास एक KMnO4 है, कह रहा है कि व्हेन KMnO4 इंट्रोड्यूस इन डाइल्यूट H2SO4 देन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। ठीक, मतलब बेटा हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास KMnO4 दिया गया है, KMnO4 दिया गया है, और KMnO4 को बेटा हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 में। तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि जब भी KMnO4 बेटा एसिड में हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं तो एसिड में जाने पर हमेशा ये बेटा हमको देता है Mn+2। क्या बोलता है, Mn+2। और हमारे स्टूडेंट पढ़े होंगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में हमें इक्विवेलेंट वेट बताना होता है तो वहां पर बेटा हम लोग फार्मूला लगाते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, देखिए सामने, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू उस मेंबर का मॉलिक्यूलर वेट, जिस मेंबर का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है डियर उसका हमें मॉलिक्यूलर वेट रखना होता है, और डिवाइड करते हैं टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, Mn में जाने पर मीन्स एसिडिक मीडियम में जाने पर हमेशा कितना हो जाता है, +2 हो जाता है। मतलब बेटा 7 से आ रहा है +2, कितने का चेंज दिख रहा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप बोल सकते हैं 5। तो बेटा जब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे उसको M मान के चल रहे हैं, और टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 5। तो आपका जो बेटा राइट आंसर होगा वो होगा M/5। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कितना होता है डियर, M/5। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नंबर ऑफ एटम। ध्यान सुनना, यहां पर बेटा नंबर ऑफ एटम की जगह आप चाहे तो एक टर्म जोड़ सकते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज इन 1 एवोगाद्रो नंबर। मतलब बेटा अगर आपसे कोई 1 एवोगाद्रो की संख्या पूछे तो आपको तुरंत आप दिमाग में चीज याद होना चाहिए कि उसके अंदर जो स्पीसीज होगा वो बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज हुआ करेगा। क्लियर है, तो आप इसको याद रखिएगा। 1 एवोगाद्रो बोले या बेटा इसी जगह आपसे 1 मोल बोल दे तब भी आपकी वैल्यू वही निकल के आएगी। ओके, चलो भाई आइए बेटा हम लोग बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बेटा दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। ठीक है, तो बेटा देखिए यहां पर तो आपको स्टेनलेस स्टील दिया गया है, नो डाउट। एक्चुअली में ये एक एलॉय का टर्म है और हम लोग एलॉय को याद करते हैं कुछ लर्निंग ट्रिक से, लेकिन यहां पर जो आप देखिए बेटा यहां पर दिया गया है स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील को हम लोग याद करते हैं फिक्र नहीं स्टेनलेस है। क्या बोलेंगे बेटा, फिक्र नहीं, फिक्र नहीं फिक्र नहीं स्टेनलेस है। ठीक, तो देखिए फी का मतलब बेटा बता रहा है कि यहां पर आयरन होगा, क्रा बता रहा है कि यहां पर क्रोमियम होगा, और नी बता रहा है कि यहां पर निकेल होगा। जब बेटा इन तीनों एलिमेंट का, इन तीनों एटम का आपस में कॉम्बिनेशन होता है तब जो बनता है हमारे पास एलॉय,
उस एलॉय को डियर हम लोग नाम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो ऑप्शन कौन सा होगा जिसके लिए स्टेनलेस स्टील की राइट आंसर होगी। तो बेटा आप बोलोगे राइट आंसर इज सी। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे? फिक्र नहीं, स्टेनलेस है। चलो आगे देखें बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और डील करेंगे अभी हम लोग। जैसा कि बेटा हमारे पास दिया गया, ध्यान देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर्ड द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो इसी चीज को बेटा मैं पहले आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन बेटा हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास N2 है और इसकी रिएक्शन बेटा हमको किसके साथ करानी है? H2 के साथ। और प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? अमोनिया। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे तो रिएक्शन होनी चाहिए, आपकी हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आपको खुद से बैलेंस करना होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइट्रोजन के 100 अणु, मतलब बेटा आपका नाइट्रोजन है और इसके जो अणु है वो कितने हैं? 100। अणुओं से क्रिया को संपन्न कराने हेतु हाइड्रोजन के कितने अणु की आवश्यकता होगी? तो बेटा आपको यहां पर देखना पड़ेगा इनका कोएफिशिएंट रेशियो। मतलब अगर नाइट्रोजन हमको 1 चाहिए तो हाइड्रोजन बेटा हमको कितने चाहिए? 3 चाहिए। फिर सुनना, नाइट्रोजन अगर हमें 1 नाइट्रोजन खत्म करना है तो हमें हाइड्रोजन को कितने खत्म कराने पड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन खत्म कराने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर आपको 100 नाइट्रोजन गैस को खत्म कराना है तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको टोटल 300 H2 गैस को बेटा H2 अणु को खत्म कराना पड़ेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। तो दैट इज राइट आंसर इज सी। ओके, चलो बात करेंगे बेटा अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन में कह रहा है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। तो ये क्वेश्चन बेटा थ्योरेटिकल है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। राइट आंसर, इसका नाम होता है बेटा सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है बेटा? सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके ठीक, चलिए बेटा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। चलो अगला क्वेश्चन डियर हमारे पास दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कह रहा है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रोमियम +3 आयन। तो हमारे स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे होंगे, फिर भी मैं आपको सिखाना चाहूंगा। जैसा कि बेटा आपके सामने दिया गया है कि हमारे पास क्रोमियम है +3। ठीक, क्रोमियम +3 है, हमें +3 का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक, सबसे पहले जब भी आपको बेटा किसी आयन का, ध्यान सुनिएगा, आयन का मतलब स्पेशली हम ये बोल दें कि जब भी बेटा आपको क्वेश्चन में किसी कैटायन का, ध्यान सुनना, कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो बेटा आप कभी भी डायरेक्ट मत यूज करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरे तरीके से क्वेश्चन डील करिएगा, क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होगा। आई प्रूफ इट। आइए, तो आपको क्या करना है बेटा, सब आयन को निकालने से पहले सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, उसके न्यूट्रल स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का करेंगे तो इसके लास्ट में जो आएगा 3 ऑर्गन 18, बोले तो यहाँ तक का मतलब है कि हम आर्गन 18 तक का कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। आप जानते हो कि 3 के बाद आता है बेटा 4s2 और 4s2 के बाद आएगा 3d5, क्योंकि क्रोमियम का बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है 3d6, बेटा जो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 26। ठीक है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस अब आपने यहां पर देखिए न्यूट्रल स्टेट का बना लिया जिसमें 4s2 होगा और 3d बेटा क्या होगा 6 होगा। ठीक है, जब 3d 6 हो गया, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब देखिए
आपने न्यूट्रल का बना लिया, न्यूट्रल से बेटा बना, हमको तो कॉपर +3 का चाहिए, मतलब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि वो उस वैलेंस सेल या उस सेल से इलेक्ट्रॉन बेटा सबसे पहले बाहर जाता है जो दूर होता है, मतलब 4 सेल जो सबसे दूर होगा और 3 क्या होगा, पास होगा। मतलब न्यूक्लियस का 4th पर जो पावर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू 3rd से। तो मतलब बेटा जो 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बेटा कहां से निकलेगा, आपके 4s से निकलेगा। दैट मीन बेटा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। तो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बेटा बचा वो 3d5 बचा। क्या बच गया, 3d5 बच गया। और हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि d का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 5। तो 5 ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन ही d सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन बचे कितने आपके पास है, 5। तो 1 2 3 4 5। तो बेटा आपके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज 5। तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा, सी। ओके, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कभी भी क्वेश्चन में कैटायन का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे, नया कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो डायरेक्ट मत करना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको न्यूट्रल का करना है, देन उसके बाद कॉपर उसके कैटायन को करना है। ठीक, आइए डियर हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा, इसको मैं तब तक रफ कर दे रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द m सेल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर इज 24। मतलब बेटा हमारे पास एक एटम है, एक मेटल है जिसको हम लोग m मान के चलते हैं, कोई एलिमेंट होगा, ठीक। और इसके पास कह रहा है इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 24। और जब 24 हो गया तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द m सेल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। मतलब हमारे पास एक m कोई है, कोई मेटल है और इसके m सेल में, या आप इसे a ले लो, अगर कंफ्यूज हो रहा तो बेटा आप इसे a ले चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एटम a है और इसके पास जो एटॉमिक नंबर है बेटा 24 है। इसके m सेल में उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले बेटा इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, उसके बाद आएगा बेटा 4s1 और 3d5। क्योंकि मैं 1 क्यों लिखा, आप जानते हो कि कॉपर हो और या फिर क्रोमियम हो, ठीक है, क्रोमियम हो या कॉपर हो, इनका बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा कितना होता है आपका, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा यहाँ पर 1 लिया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, यहाँ पर देखिए क्रोमियम की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ये होगा। तो देखिए आप जानते हो कि पहले सेल को बेटा हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेल, दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकंड सेल, दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकंड सेल, सेकंड बोले तो एल का, और थर्ड को बेटा हम लोग बोलते हैं एम सेल। तो थर्ड में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये भी थर्ड में आएगा, 2 6 8 और 8 5 कितना हो जाएगा बेटा 13। तो एम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 30, ठीक है, एम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा 30, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा हमारे पास दिया गया है द मोलरिटी ऑफ 0.3 मोलर फास्फोरस एसिड इच, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा कि क्वेश्चन में कभी भी जब नॉर्मेलिटी दे मोलरिटी पूछे या मोलरिटी दे बेटा नॉर्मेलिटी पूछे तो उसे याद करने की एक छोटी सी फार्मूला है n = m/f। मतलब नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू फैक्टर। क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू फैक्टर, ठीक। नॉर्मेलिटी बेटा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मोलरिटी दिया गया, ध्यान देखिए 0.3,
तो मतलब इसकी मोलैरिटी आ गई 0.3। अब वैलेंस फैक्टर क्या होता है? वैलेंस फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी एसिड के अंदर जितने H+ यहाँ से बेटा रिमूव हो सकते हैं वही उसका वैलेंस फैक्टर होता है। तो वैलेंस फैक्टर बोले तो 2, तो मल्टीप्लाई 2 करोगे तो नॉर्मेलिटी बेटा निकल के आएगी 0.6। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कह रहा है द मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम। मतलब किसके लिए इक्विवेलेंट वेट और किसके लिए और उसका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा सेम होगा। तो आइए बेटा हम लोग इक्विवेलेंट वेट थोड़ा सा बात करते हैं। इक्विवेलेंट वेट बेटा बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय फैक्टर। एक जनरल फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय फैक्टर। ठीक, अब खुद सोचो इन दोनों की वैल्यू बेटा कब बराबर हो सकती है? जब आपका फैक्टर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। तो अब आइए हम लोग यहां पर डील करते हैं। तो बेटा H2SO4 है, एसिड है। एसिड के लिए हम लोग बोलते हैं कि जितना उसके पास H+ वही उसका फैक्टर। मतलब H2SO4 के लिए बेटा इसका फैक्टर कितना निकल के आएगा? आप बोलोगे 2। ओके, KMnO4। तो बेटा KMnO4 जानते हो कि ये हमेशा किसी ना किसी मीडियम में, क्योंकि यहाँ पर मीडियम नहीं दिया गया है तो मीडियम आप एसिडिक मान के चलोगे। क्या मान चलोगे? एसिडिक मान चलोगे। और एसिडिक में बेटा इसका फैक्टर होता है 5। यहाँ पर दिया है C2H2O4, बोले तो ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है बेटा? ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड जब टूटता है बेटा CO2 में कन्वर्ट होगा, जिसमें कार्बन पे चार्ज आता है +3 और यहाँ पर कार्बन पे चार्ज आएगा +4। 3 से 4 मतलब 2 का चेंज दिखे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 है। तो बेटा यहाँ भी जो वैलेंस फैक्टर निकल के आएगा वो 2 आएगा। NaOH मतलब बेस है। और बेस में बेटा हम लोग देखते हैं कि जितना उसके पास OH- वही उसका फैक्टर होता है। तो आप देखिए इसके पास OH-1 है, दैट इज मीन बेटा इसका फैक्टर 1 होगा। मतलब NaOH वो ऐसा मेंबर है जिसके लिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। इस वजह से बेटा जो आपका राइट आंसर होगा वो NaOH होगा। ओके, तो हम लोगों ने 12 क्वेश्चन को डील कर लिया। आइए डियर हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 13 नंबर है। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, अक्सर आप सुने होंगे विनेगर इज द ट्रेड नेम ऑफ। मतलब ऐसा कौन सा केमिकल है जिसको हम लोग विनेगर के नाम से जानते हैं? तो ये बेटा जीएस का आप बहुत ही अक्सर क्वेश्चन आप सुने होंगे, बहुत ही मामूली क्वेश्चन है, या आप कह सकते हो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ये बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? एसिटिक एसिड। ओके, चलो भाई आगे बात करें। आगे बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 14। तो द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। तो बेटा हर बच्चे को पता होता है कि फ्लोरीन इज द पावर मैन। ठीक है, तो बेटा आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल इज। मतलब हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा मेंबर है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है बेटा टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप यहां पर समझ सकते हैं जो आपका राइट आंसर होगा वो डियर होगा आपका फ्लोरीन होगा। क्या होगा? फ्लोरीन होगा। दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा हम लोग बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज। मतलब बेटा कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो अपने एलिमेंट्री स्टेट में है, अपने फ्री अवस्था में है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको राइट आंसर पर क्लिक कर लीजिएगा। दिस इज द ए। ओके, तो आज की क्लास में डियर हम लोगों ने देखा
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग लेकर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKC। मैं देवेश मौर्य आज आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड हम लेकर के आए हैं कि जो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आपके कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हमने प्राथमिकता दिया है कि जो आपको कई बार आ चुके हैं और जो आने की संभावना में भी हैं। तो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके कि जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जब देखा जाएगा, ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है तो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज फॉर्म्स ए फूड चेन। मतलब यहाँ पे ग्रुप दिए गए हैं एनिमल्स के, तो पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो फूड चेन बनाता है, यानी आहार श्रृंखला बनाता है। तो आहार श्रृंखला जब हम लोग पढ़ते हैं यानी फूड चेन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फूड चेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अब जो आहार श्रृंखला होती है तो उसमें आपको बताया गया कि आहार श्रृंखला में क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, ठीक है, फिर उत्पादक के बाद क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। अब उपभोक्ता में कई प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी उपभोक्ता, जिसको इंग्लिश में हम पहले जान लेंगे कंज्यूमर कहेंगे। क्या कहते हैं इसको? कंज्यूमर्स के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो यहाँ पे पढ़ते हैं तो कंज्यूमर जो होते हैं कई प्रकार के, तो एक प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा क्या होता है? टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टॉप कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पादक क्या होते हैं? हमारा क्या होता है? यहाँ पे प्लांट होते हैं, यानी जो पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जो पौधे को खाएगा यानी जो शाकाहारी होगा वो पौधे को खाएगा तो प्राथमिक उपभोक्ता होगा यानी प्राइमरी कंज्यूमर होगा, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा वो टर्सरी या टॉप कंज्यूमर कहलाएगा। तो इस तरीके से खाद्य की यानी फूड की एक चेन बन जाती है, तो दैट इज नोन एज फूड चेन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राइट आंसर कौन सा फूड चेन का होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो घास है, तो घास को मानव तो खा सकता है, ठीक है, बट मानव को मछली खाएगी नहीं। यहाँ पे फूड चेन ये नहीं बनेगा, यानी घास मानव को नहीं खाएगा और न तो मानव मछली को खाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि घास है, तो घास को कौन खा रहा है? बकरी खा रहा है। ठीक है, बकरी खा रहा है, और बकरी को कौन खा रहा है? मानव। तो ये फूड चेन बना रहा है, यानी घास, घास को बकरी, बकरी को मानव खा रहा है, तो ये फूड चेन बन रहा है। अगला क्या है कि ट्री है, ट्री कटर है एंड टाइगर है। ठीक है, तो पेड़ है, तो पेड़ को काटने वाला टाइगर, तो यहाँ पे भी ये फूड चेन नहीं बनेगा। फिर अगला क्या है कि गोट है, तो गोट को खाऊ खाएगा? नहीं खाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी ये फूड चेन नहीं बनेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ठीक है, घास, बकरी और मानव, यही आपका क्या हो जाएगा? फूड चेन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्या करा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट्स। अब ऐसा पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है कि जो कंडक्टिंग टिश्यू का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले यानी संवहन ऊतक या कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो कंडक्टिंग जब टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू, या इसी को हम लोग संवहन ऊतक कहते हैं।
तो संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक आपका क्या है जाइलम है और दूसरा क्या होता है फ्लोएम होता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम को संवहन ऊतक कहते हैं। तो जब जाइलम हम लोग पढ़ते हैं तो जाइलम कुल 4 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक का नाम क्या है जाइलम ट्रैकिड्स, क्या है जाइलम ट्रैकिड्स, दूसरे का नाम क्या है जाइलम वेसल्स, क्या नाम है जाइलम वेसल्स, तीसरे का क्या नाम है जाइलम पैरेन्काइमा, क्या नाम है जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा क्या होता है जाइलम फाइबर। ठीक है, ऐसे जब हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं तो ये भी 4 पार्ट से मिलकर के बना होता है। तो कौन कौन से 4 पार्ट हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं सीव ट्यूब्स कहते हैं, क्या कहते हैं सीव ट्यूब कहते हैं। दूसरा जो होता है कंपेनियन सेल कहलाएगा, क्या कहलाएगा कंपेनियन सेल कहलाएगा। और तीसरा जब हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होगा कि फ्लोएम फाइबर हो जाएगा, और चौथा जो होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा हो जाएगी। याद करेंगे ये सब फ्लोएम के 4 पार्ट हो गए, ये जाइलम के पार्ट हो गए। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंडक्टिव टिश्यू नहीं है। तो फाइबर की जब बात हो रही है तो आप देख रहे होंगे, तो फाइबर देखें यहाँ पे शामिल है, यहाँ पे भी शामिल है। तो इसका मतलब वहाँ पे पूछा रहा कौन सा नहीं है, यानी इंग्लिश में क्या होगा फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा वहाँ पे कंडक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट नहीं है। तो ये हो गया ट्रैकिड, आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ट्रैकिड है, तो इसका मतलब ये भी है आपका, ये भी आपका शामिल है। ठीक है, वाहिनिका कहेंगे। फिर पेरिसाइकिल आप पूरे ऑप्शन में ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा इस, ठीक है, और सीव ट्यूब्स ये मिलेगा। तो इसका मतलब जो आपका आंसर होगा सी, यानी पेरिसाइकिल ही वो क्या है संवहन ऊतक नहीं है, कंडक्टिव टिश्यू नहीं है। कौन पेरिसाइकिल, क्लियर हो गया। तो ये आपके सेकंड का राइट आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस जो आपके लिए हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहा जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैड डेड सेल, मतलब ऐसा कौन सा प्लांट टिश्यू है जो डेड होता है। यानी वहां पे क्या है डेड सेल्स है, यानी चारों में से ढूंढ के बताना है कौन सा डेड होता है, यानी कौन सी मृत कोशिकाएं होती हैं। तो आपको याद रखना है कि एपिडर्मिस जो होती हैं ये क्या होती हैं लिविंग होती हैं, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, पैरेन्काइमा भी क्या होती है लिविंग होती हैं, कोलेनकाइमा भी क्या होती है लिविंग होती हैं। लेकिन जो ये स्क्लेरेनकाइमा हिंदी में दृढ़ोतक कहते हैं, यही क्या होती है डेड होती है। ठीक है, ये क्या होती है स्क्लेरेनकाइमा डेड होती है, और इसको साथ ही साथ हम लोग क्या कहते हैं डेड मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको डेड मैकेनिकल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा डेड मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, यानी यांत्रिक ऊतक, यानी मृत यांत्रिक ऊतक कौन है आपका स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होती है ये लिविंग है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तैयार कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब इसी क्वेश्चन में आपको फिर से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसी कोशिका है जो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के नाम से जानी जाती है। किस नाम से लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के नाम से जानी जाती है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा कोलेनकाइमा हो जाएगा। और जब अगर आपसे पूछा जाए कि डेड मैकेनिकल टिश्यू कौन है, यानी मृत यांत्रिक ऊतक कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा हो गया। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या करती है, तो पैरेन्काइमा आपको बताया गया लिविंग होती है। कैसी होती है पैरेन्काइमा लिविंग होती है, यानी जब हम पढ़ते हैं तो ये पैरेन्काइमा क्या होता है लिविंग होती है।
ये क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। किसको स्टोर करती है, यानी इसका काम क्या है, फूड को स्टोर करती है, ठीक है। और ये जो एपिडर्मिस होता है ये भी लिविंग होता है। तो रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, उसके आउटर सरफेस पे सबसे बाहरी लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे अगला क्वेश्चन आपको एग्जाम में, ये भी आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। वो क्या है, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड, यानी कार्टिलेज या उपास्थि कहां पे नहीं होगा, मतलब कौन सा ऐसा है कि जिसमें कार्टिलेज नहीं पाई जाएगी। तो जो लैरिंग्स होता है हमारा, यानी जिससे स्वर निकलता है, तो उस स्वर लैरिंग्स जो होगी तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। फिर नोज यानी नासिका, तो नोज यानी नोज भी हमारा क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है। फिर ईयर जब पढ़ते हैं, कान, तो वहां पे भी क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है, बोन नहीं होती, कार्टिलेज होती हैं। बात आता है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर्स होती है ये कार्टिलेज की नहीं बनी होती है। क्लियर हो गया, ये कार्टिलेज वहां पे नहीं पाया जाता। ये कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है, थैलीनुमा यानी मेम्ब्रेनस होगा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपको क्या होगा, कार्टिलेज इज नॉट फाउंडिंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में कार्टिलेज नहीं पाया जाएगा। क्लियर। राइट आंसर क्लियर हो जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, कि एड्स इज काज्ड बाय वायरस, यानी एड्स सबको पता है कि वायरस के द्वारा होता है, और उस वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस है। क्या नाम है उसका, HIV वायरस है। तो यानी एड्स किसके द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। अब तो एड्स इज काज्ड बाय वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल इज, तो मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये पूछना चाह रहा है कि उसमें DNA होगा कि RNA होगा। अगर DNA है तो डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंड का बना है। उसी तरीके से अगर RNA है तो डबल स्टैंड का बना है कि सिंगल स्टैंड का बना है। तो बात आती है, तो हिंदी में आपसे पूछा गया एड्स जिसका वायरस का कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, तो एड्स में DNA नहीं पाया जाता, एड्स में क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है, याद रखिएगा। यानी जो एड्स में जो HIV वायरस होता है वो किसके कारण होता है, RNA के कारण होता है। तो दूसरा ऑप्शन, तो यहाँ पे पहले में ऑप्शन DNA हो गया तो ये अपने आप कट गया, फिर DNA आ गया तो ये भी ऑप्शन अपने आप कट गया। तो होता क्या है, RNA। अब हम लोग पता करेंगे, तो RNA यहाँ पे लिखा गया सिंगल स्टैंडर्ड RNA, यस। तो याद रखिएगा HIV में जो वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। एक स्टैंड RNA का मतलब ऐसे बना होगा, एक स्टैंड का बना होगा, डबल स्टैंडर्ड RNA नहीं होता। क्लियर हो गया। तो यानी HIV वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है कि जो जल के माध्यम से होता है, यानी जल के द्वारा होता है, यानी उसके पैथोजन, ठीक है, कहां प्रेजेंट होते हैं, पानी में प्रेजेंट होते हैं। अगर उस पानी को हम लोग यूज करते हैं तो हमको बीमारी हो जाएगी। तो पानी के माध्यम से बीमारी फैल रही है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं, ठीक है, यानी जल संक्रामक रोग कहते हैं। तो यही आपको याद रखना है कि जो जॉन्डिस है, पीलिया है, यही क्या होता है, तो वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी जल में संक्रामक होता है। बाकी जो आता है ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये किसके द्वारा होता है, माइको, याद रखिएगा, बैक्टीरियम, किसके द्वारा, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया होता है। और ये जो होता है कैसे होता है, बाई वहाँ पे जब आप श्वसन यानी सांस छोड़ते हैं तो उस या छींकते हैं तो उसके माध्यम से फैलता है। कौन? आपका टीबी। रेबीज आपका जो है तो ये क्या होता है, किसके काटने से? कुत्ते के काटने से होता है। यानी जब कुत्ता वगैरह बिल्ली वगैरह काट लेता है तब रेबीज वायरस आपके शरीर में फैलता है। तो ये वाटर के थ्रू नहीं जा रहा है, जानवरों के काटने से जा रहा है। फिर एथराइटिस जो है, गठिया जो बीमारी है, तो इसके कई रीजन्स हो सकते हैं। जेनेटिकल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जेनेटिकल्स हो सकता है, या बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या यूरिक एसिड का जमाव हो सकता है। यूरिक एसिड जब जम जाता है दो हड्डियों के बीच में यानी तो वहां पे गठिया एथराइटिस डिजीज हो जाता है। तो इसका मतलब राइट आंसर हम लोग क्या देंगे? ए, यही राइट आंसर होगा कि जॉन्डिस जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी रिपीट हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बारे में क्या करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर एंड डिजीज आर करेक्टली मैच कर रहा है। यानी कौन कौन सा ऐसा पेयर है कि जो करेक्टली मैच कर रहा है। इसका मतलब कोई पेयर होगा जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा होगा। तो पहला क्या है कि एनाफ्लीज है। क्या है? जब हम लोग पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्या है आपका? एनाफ्लीज है। तो एनाफ्लीज कौन सा रोग उत्पन्न करता है? मलेरिया। यस, ये आपका राइट है। यानी एनाफ्लीज के द्वारा मलेरिया का फैलाया जाता है। फिर दूसरा है एडीज इजिप्टी। तो एजिड इजिप्टी के द्वारा कौन सा रोग होता है? चिकनगुनिया, यानी चिकनगुनिया नामक बीमारी पाई जाती है, एडीज इजिप्टी के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? और जो यहाँ पे सीसी फ्लाई है, क्या है? सीसी फ्लाई है। तो इससे फाइलेरियासिस नहीं होता, इससे क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है। क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। यानी सीसी जो फ्लाई होती है वो स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग फैलाने का काम करती है। क्लियर हो गया? और ये जो बेड बग्स होता है, तो बेड बग्स से स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता, तो बेड बग्स से एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चागोस डिजीज। कौन सी बीमारी? चागोस डिजीज होती है। क्लियर हो गया? और ये जो फाइलेरियासिस है, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक पैथोजन है जिसका नाम है बुचेरिया। किसका नाम है? जिसका नाम क्या है? बुचेरिया के द्वारा यानी फाइलेरियासिस बीमारी पाई जाती है। क्लियर हो गया? और इसको फैलाने वाला भी क्या है? मॉस्किटोज है, न कि सीसी फ्लाई है। तो इसका मतलब दो सही हैं। अब पूछा जा रहा है कौन सा सही सुलोमित है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। सीसी फ्लाई से फाइलेरियासिस हो गया, ऑप्शन लगा है, तो इसका मतलब गलत है। क्या होगा? स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो ये आपका राइट मैचिंग नहीं है। बेड बग्स से स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता, स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई से होता है। बेड बग से क्या होता है? चौगोस होता है। तो इसका मतलब चौथा भी ऑप्शन नहीं सही है। तो यानी कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? पहला और दूसरा सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। अब नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो जब ऑप्शन की जब बात आती है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में तो क्या क्या दिया है? 1, 2 एंड 3 ओनली, नहीं केवल 1, 2। तो ऑप्शन में बी क्या है? 1 एंड 2 ओनली। यस, यही सही होगा। 1 एंड 4 गलत, 2 ओनली ये भी गलत। कौन सही है? राइट मैचिंग किसका है? पहले और दूसरे का राइट मैचिंग था। चलिए क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जब हम लोग बढ़ते हैं तो क्या कहा गया? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज रिसीव्ड बाय। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, ये मान लीजिए आपका हार्ट हो गया, 4 चैम्बर हो गया, तो इसको राइट एट्रियम कहते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। और ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? लंग्स होता है। तो लंग्स के पास
यानी जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन राइट वेंट्रिकल से जाता है, ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई होने के लिए। और जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो लंग से ब्लड कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे लंग यानी हृदय से जो लंग्स में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है इसमें क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे ब्लड इसमें पाया जाता है। और ये जो ब्लड यहाँ पे आता है तो कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। और लेके कौन आ रहा है, तो इस जो लेके आता है उसको नाम क्या रखा गया है, पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि जब लंग से ब्लड आता है तो कहाँ आता है, यानी कौन रिसीव करेगा, तो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से चल रहा है, फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय द, तो कौन रिसीव करेगा, लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगी, या उसी को आर्टिकल कहेंगे। तो राइट आंसर लेफ्ट आर्टिकल, ये राइट आंसर हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, राइट ऑरिकल नहीं, राइट वेंट्रिकल नहीं, कौन हो जाएगा, तो लेफ्ट ऑरिकल, दैट इज राइट आंसर। क्लियर हो गया, तो ये इतना आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो यहां पे क्या दिया गया है, किडनी सिक्रीट एन एंजाइम व्हिच चेंज प्लाज्मा प्रोटीन, किसमें कन्वर्ट करती है, यानी किडनी क्या करती है, एंजाइम को सिक्रीट करती है। किसको सिक्रीट करती है, एंजाइम को सिक्रीट करती है, ठीक है। किडनी क्या करती है, एंजाइम को सिक्रीट करती है और वो क्या करती है, चेंज करती है प्लाज्मा प्रोटीन को। उस प्लाज्मा प्रोटीन का काम क्या है, एंजियोटेंसिनेजन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देती है। सीधा सा क्वेश्चन है कि बस उस एंजाइम का नाम पूछा जा रहा है कि जो उसको कन्वर्ट करती है। तो एंजाइम का नाम क्या होता है, तो रेनिन एंजाइम। किडनी में कौन सा एंजाइम निकलता है, रेनिन एंजाइम निकलता है। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है कि एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है। और एंजियोटेंसिन बन जाने के कारण ये आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे भी ये क्या होता है, रिलीज होता रहता है। और ब्लड प्रेशर के टाइम पे भी ये क्या होता है, रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेनिन राइट एंजाइम हो जाएगा। बाकी ये सब कोई भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्लियर, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो सोचने का, थिंकिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो आप ब्रेन जब पढ़ते हैं तो ब्रेन के टोटल 3 पार्ट होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हिंदी में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो स्पेशली हमारा क्या करता है कि जो फोर ब्रेन होता है वही क्या करता है, सोचने का काम करता है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है कि मिड ब्रेन नहीं होगा, हाइपोथैलेमस भी नहीं होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो भूख और प्यास का केंद्र होता है, टेम्परेचर को नियंत्रण करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोर ब्रेन स्पेशली यही क्या करता है, मस्तिष्क में चिंतन का प्रमुख केंद्र है। यानी मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द फोर ब्रेन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा कि द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब कि ह्यूमन की आई में इमेज किस पार्ट में बनता है। तो रहा बात आती है इमेज की, तो वहां पे जब आप पढ़ते हैं तो आई के 3 लेयर होते हैं। आई में कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमारा क्या होता है, लेंस होता है। ये आगे चल करके क्या बना लेता है, प्यूपिल बना लेता है, ठीक है। और जो एक क्या होता है, स्क्लेरा,
3 लेयर का नाम भी याद रख लीजिएगा। स्क्लेरा हो गया, दूसरा क्या होता है कोराइड होती है, और तीसरी जो लेयर होती है रेटिना होती है। क्या होती है? रेटिना होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब रेटिना क्या होती है, एक जगह से यहीं पे क्या होती है ऐसे बाहर निकलती है, तो जहां से रेटिना से नर्व फाइबर वगैरह निकलते, यह प्लेस क्या कहलाएगा? ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। क्या कहलाएगा? ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा, जहां पे कोई इमेज नहीं बनता है। लेकिन यही ठीक ऊपर रेटिना में क्या होता है, एक येलो स्पॉट होता है। क्या होता है? येलो स्पॉट होता है रेटिना में, और इसी येलो स्पॉट में का जो सेंटर होता है, तो इसमें येलो स्पॉट में एक प्लेस और पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? फोबिया सेंट्रैलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोबिया सेंट्रैलिस कहते हैं। और इसी में हमारा क्या होता है? इमेज बनता है, यानी जो हम लोग देखते हैं तो इसी स्थान पे बनता है, उसका नाम क्या है? फोबिया सेंट्रैलिस इमेज। और इमेज हमेशा कैसा बनता है? तो इमेज हमेशा याद रखिएगा स्मॉल बनता है, और कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, कैसा बनेगा? स्मॉल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। याद रखिएगा इमेज कहाँ पे बनेगा? तो फोबिया सेंट्रैलिस कहाँ पाया जाता है? येलो स्पॉट में। येलो स्पॉट कहाँ है? रेटिना में। तो ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि नेत्र का कौन सा भाग जहां पे प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? स्मॉल, इन्वर्टेड और रियल बनता है। तो राइट आंसर प्यूपिल में बनेगा? नहीं। कहाँ बनेगा? कॉर्निया में? ये भी नहीं बनेगा। तो यानी रेटिना पे बनता है। इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। आइरिस में? ये भी नहीं बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना राइट आंसर हो जाएगा। तो रेटिना, अगर ऑप्शन रेटिना ना रहे तो येलो स्पॉट अगर मिले तो ये भी राइट आंसर होगा। अगर येलो स्पॉट ना रहे, फोबिया सेंट्रैलिस रहे, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा, चाहे फोबिया सेंट्रैलिस, चाहे येलो स्पॉट या रेटिना। ठीक है, तो यहां पे आपको बनेगा। ठीक, और राइट आंसर सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या होता है? फोबिया सेंट्रैलिस। फिर उसके बाद येलो स्पॉट। अगर ये दोनों नहीं है तब आपका रेटिना आपका ऑप्शन लगाएंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब पाई जाती हैं। ठीक है, सेर्विक्स गर्भाशय कहाँ पाई जाती? फीमेल में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? वेजाइना ये भी कहाँ पाई जाती है? मेल में पाई जाती है। लेकिन जो यूरेथ्रा होता है ये किस में मिलता है? मेल में पाया जाता है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर ए गिवन प्लांट इज रिप्रेजेंटेड एज यंग इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन द जाइगोट and the endosperm nucleus of the diploid plant would have how many sets of chromosome respectively। दिया गया यदि एक पादप के गुणसूत्रों के एक सेट को यंग के द्वारा दर्शाया जाता है, तब द्विनिषेचन होने पर एक द्विगुणित पादप में युग्मनज के भ्रूणपोष के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो आपको हमको बताना है, तो आपको याद होना चाहिए कि एम्ब्रियो सैक होता है। तो एम्ब्रियो सैक में 8 सेल पाए जाते हैं। कितने सेल पाए जाते हैं? 8 सेल पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सभी सेल्स कैसे होते हैं? सभी यन होते हैं। कैसे होते हैं? सभी यन होते हैं। जितने भी सेल्स हैं सभी क्या होते हैं? यन होते हैं। ठीक, तो सभी यन होंगे। अब इसी के अंदर क्या होता है कि मेल गैमिट आते हैं। वो भी कैसे आते हैं? यन यन, 2 मेल गैमिट आते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? मेल गैमिट आएगा। क्या आएगा? मेल गैमिट आएगा। अब एक मेल गैमिट जा करके एग सेल, इसका नाम क्या है? एग सेल है, इससे फ्यूज करता है। तो ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2n। तो जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट हमेशा क्या होगा? 2n होगा। ये दोनों जब क्या होते हैं
तो पहले पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले तो ये दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो N प्लस N बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी, क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाएगा। अब इसी सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक N आकर के इससे जुड़ जाएगा, तो क्या था, N प्लस N था ही, एक N और जुड़ गया तो क्या हो गया, 3N होगा। और यही जो 3N होता है वो क्या बना लेता है, इंडोस्पर्म बना लेता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो जायगोट में और इंडोस्पर्म में न्यूक्लियस कैसा होगा, तो जायगोट कैसा होगा, 2N होगा, इंडोस्पर्म कैसा होगा, 3N होगा। अब राइट आंसर हम लोग ढूंढते हैं, तो N एंड 2N, तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर को हम लोग चेक करते हैं, तो ऐसा किसमें पाया जाएगा, तो आपको बताया गया कि जायगोट कैसा था, 2N बनेगा, इंडोस्पर्म कैसा बनेगा, 3N बनेगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, 2N एंड 3N, हिंदी में 2N और 3N, ठीक। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी जो आपका युग्मनज हिंदी में कहेंगे तो 2N होगा, भ्रूण पोष कैसा होगा, 3N होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द प्रिकर्सर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कम्स फ्रॉम बीटा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन से कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन ए जो होता है, याद रख लीजिएगा, विटामिन ए किससे बनता है, बीटा कैरोटीन से बनता है। तो यहां पे तो ये हो गया, इस क्लियर हो गया, विटामिन ए जिसको क्या कहते हैं, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का क्या नाम है इंग्लिश में, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल। और रेटिनॉल जो होता है तो यानी आपको किसके लिए, तो रेटिना के फॉर्मेशन, जो नहीं हमको रोशनी बढ़ाने के काम में आता है। और हम लोग क्या खाते हैं, इसीलिए गाजर खाते हैं, कैरोट, ठीक है। और कैरोट जब खाते हैं तो कैरोट में क्या प्रेजेंट होता है, कैरोटीन प्रेजेंट होता है। और गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक है। रीजन यही है कि गाजर में क्या प्रेजेंट होता है, कैरोटीन प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए इज आर करेक्ट, मतलब डीएनए के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर हो गया। तो डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, नहीं। क्या होता है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कि जिसमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे आप वायरस पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं कि जहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। तो ये आपको कौन सा सही है, कथन, ये कथन गलत है, क्योंकि सभी डीएनए, केवल डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ जीवों में आरएनए पाया जाता है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, ऑल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो कह रहा है कि डीएनए के सभी कोड प्रोटीन के निर्माण करने के लिए सिंथेसिस होते हैं, नहीं, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, दो पार्ट, यानी जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसमें क्या होता है, कुछ कोडिंग पार्ट होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग, तो इसलिए तो यहां पे क्या होगा, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रान कहते हैं, ठीक है, और एक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रान और एक्सान, तो उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट होता है। तो इसका मतलब सभी डीएनए के खंडों से प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। तो यानी दो स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। तीसरा स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको देखते हैं हम लोग। तो दो स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं, अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं। थर्ड स्टेटमेंट, तो न्यूक्लियर डीएनए इज डबल हेलिकल विद 2 न्यूक्लियोटाइड चेन विच टर्न एंटी पैरेलल। यस, तो जो न्यूक्लियस डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड का बना होता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो डीएनए प्रति समांतर चलती हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है।
अगला चौथा स्टेटमेंट देखते हैं कि डीएनए इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। यस, तो न्यूक्लियस के अलावा डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। कहां पाया जाता है डीएनए? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो डीएनए इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। यस, तो इसका मतलब तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही, तो नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है? नहीं। तीसरा और चौथा सही था? यस। पहला, तीसरा, चौथा नहीं, केवल तीसरा चौथा सही है, चौथा ओनली नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।